लास्ट क्लास में वीबीटी डिस्कस किया था भाई, तो आज के क्लास में हम वीबीटी को आगे ले जाएंगे। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो कहानी कुछ यूं है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी हिटलर एंड लंदन ने दिया था 1927 में। उसको डेवलप किया था पाउलिंग ने। उसने जो डेवलपमेंट की थी वो हम आज पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं उसे, बराबर। बट वीबीटी बेसिकली ओवरलैपिंग से हमें कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो समझाएगी, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, और उससे कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं वो हमने वीबीटी से सीखा। जैसे इसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ऐसे होगा तो फिर, तो एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा, पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई। ऐसे होगा तो जीरो ओवरलैपिंग। ऐसे एस ऑर्बिटल एंड पी अगर ऐसे है तो होगा, बट एस ऐसे और पी ऐसे हो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है उसके हिसाब से ओवरलैपिंग तय होगा। जितना ओवरलैपिंग का एक्सटेंड ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। जैसे जैसे बेटा हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ना वैसे वैसे बॉन्ड वीक होगा, ये भी ध्यान रखना। दूसरा, दो सेम एटम के बीच में पहली बार जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, उसके बाद जो बनेंगे वो पाई होंगे। सिग्मा एक ही बनता है, पाई एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो पहला होगा वो सिग्मा होगा, बाकी सारे पाई होंगे। फिर से एक बार, पहला होगा सिग्मा होगा, बाकी सारे पाई। वैसे हमने डेल्टा बॉन्ड भी देख लिया और फाई बॉन्ड भी देख लिया, बट उसके एग्जांपल डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा हम पहले तो ये समझे कि वीबीटी से हमने ये सीखा कि एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम वो उतने बॉन्ड बना सकता है। जो स्टेटमेंट में बोला वो समझ आया? एक बार रिपीट करूं, जिस एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो एलिमेंट उतने बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 5, तो वो 3 या 5 बॉन्ड बना सकता है। सोडियम की वैलेंसी है 1, तो वो 1 बॉन्ड बनाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मतलब जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने बॉन्ड बनाए। लास्ट में हमने ओटो मोलेक्यूल और एंटो मोलेक्यूल का एग्जांपल लिया था। तो बेटा ओटो मोलेक्यूल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, हाँ या ना। एंटो मोलेक्यूल में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो सवाल यह है कि C2 मोलेक्यूल क्यों नहीं बनता? तो 4 वैलेंसी तो 4 बॉन्ड बन सकते हैं ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4, तो उसकी वैलेंसी कितनी आई? इसकी वैलेंसी के हिसाब से ये सही है, ये भी सही है, ये क्यों नहीं है? मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्वाड्रपल बॉन्ड, तो कार्बन में चौबल बॉन्ड क्यों नहीं होता? चौबल मतलब क्वाड्रपल बॉन्ड। आपने कहीं देखा है ऐसा C2? अच्छा, और मजेदार बात सुनो, CH4 देखा है आपने? CH4 का नाम मतलब कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ ही झगड़ा है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है बिल्कुल, बट वो उसी के जैसे दूसरे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। अबे यार, मेरा सवाल समझे आप? अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? नहीं बना सकता ऐसा नहीं है, अदर एलिमेंट के साथ बना सकता है, सेम एलिमेंट के साथ नहीं बना सकता। उसका रीजन बेटा वीबीटी ही है। कार्बन के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसके पास जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस प्रकार है, देखो एक्स वाई जेड। अच्छा, आप किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड कह सकते हो, मुझे ये अच्छा लगता है। अब उसमें जो एस ऑर्बिटल है बेटा वो तो स्फेरिकल है, तो एस ऑर्बिटल में तो ओवरलैपिंग के कोई लफड़े नहीं है, क्योंकि एस ऑर्बिटल में तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पास होगी। अच्छा, तो ये होगा पी एक्स, फिर एक्स एक्सिस पर लोब आए उसे क्या कहेंगे? पी एक्स। वाई एक्सिस पे लोब है वो
और जेड एक्सिस पे है तो अच्छा, ऐसा मैं इस तरफ दूसरा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बना दूं तो ये होगा एस, ये पी एक्स, पी जेड, पी वाई। यहां मैं लिख नहीं रहा हूं बट आप समझ लेना, ये एक्स जेड वाई। ठीक है बेटा। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन तो आती है ना आपको, 1s2 2s2 2p2 कार्बन में। अच्छा, 1s2 इनर ऑर्बिटल कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो 1s2 तो आएगा नहीं। 2s2 और 2p2 मिला के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल में, मतलब s और p ऑर्बिटल का रोल है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 है, एक्साइटेशन के बाद एक चला जाएगा p में, तो 2p3 हो जाएगा। अभी समझाऊंगा आगे थोड़ी देर बाद। बेसिकली कार्बन की मैंने यहां s और 3 p ऑर्बिटल ड्रॉ की है, एक s और 3 p। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एक तो बेटा ये z z ओवरलैपिंग होगा, ये z z। बोलो इसमें कोई परेशानी? आधा ऊपर आधा नीचे, पैरेलल ओवरलैपिंग, तो ये पाई बॉन्ड हुआ। अच्छा, दूसरा देख, ये वाई वाई, तो ये भी पाई बॉन्ड हुआ बट ये ऐसा हुआ। देखो इसका वाई ऐसा है, उसका भी वाई ऐसा है, तो ये ऐसा पाई बॉन्ड हुआ। अब एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए यहां एस भी है और उसी एक्सिस पर पी एक्स भी है। देखो इस एक्स पर एस एक्सिस भी, मतलब इस एक्सिस पर एस ऑर्बिटल भी है और ये पी एक्स भी है, तो दोनों में से किसी एक का ही एक्सियल ओवरलैपिंग होगा ना भाई। यहां आप एस एस को बना लो या पी एक्स को बना दो, दोनों को एक साथ तो नहीं बना सकते। तो आइदर और वाली कंडीशन है सिग्मा के केस में, जबकि पाई में ऐसे मगजमारी। अब देखो एक्स एक्सिस पर कितनी ऑर्बिटल है बेटा, वो तो वाई पर भी थी बट वाई में तो पैरेलल हो गया ना सामने सामने, इस जेड में भी पैरेलल हो गया ना। अब एक्सियल ओवरलैपिंग पी एक्स के बीच में हो या तो फिर एक्सियल ओवरलैपिंग एस एस के बीच में हो, दोनों एक साथ नहीं होता। तो यहां एक्सियल ओवरलैपिंग में आइदर और वाली कंडीशन आ जाएगी, या तो एस एस के बीच ओवरलैपिंग हो या पी एक्स के बीच में ओवरलैपिंग हो। बेटा यहां एस ऑर्बिटल भी ऐसे आ रही है देखो, और पी एक्स भी ऐसे आ रही है, तो दोनों एक्सियल ओवरलैपिंग है। एक ही एक्सिस पर दो ओवरलैपिंग कैसे कंसीडर करोगे? आइदर और लेना पड़ेगा। अब आप सोचो एस एस और पी पी, उन दोनों में से एस एस ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो यहां बेटा ओवरलैपिंग एस की और एस की होगी, पी एक्स की नहीं होगी। तो सिग्मा एक ही बना और पाई 2 बने, मतलब मैक्सिमम कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड ही बना सकता है, अदर एलिमेंट के साथ भले बना ले। क्या ये समझ आया? ये बेटा ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से ही हुआ ये, तो इसका आंसर भी वीबीटी ही देगा। आप ये देख पा रहे हो? कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, वो कार्बन देखो ऐसा है बेटा, कार्बन 1s2 2s2 2p2, तो जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ना तो ऊपर स्टार लिखेंगे। मैंने आपको कोवैलेंसी समझाया था, ऑक्सीजन में या इलेक्ट्रॉन चला जाता है, नाइट्रोजन में भी, सल्फर में भी, है ना। तो इसका हो जाएगा बेटा 1s2 2s1 2p3, तो px py pz तीनों में एक एक एक, और एस एस ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड बनेगा, वो आपका सिग्मा बॉन्ड। सेम होगा ना बेटा। ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन, इसमें भी 1s2 2s1 2p3। अच्छा मैं आपको वैसे समझाऊं बॉक्स ड्रॉ करके, क्या एस पार्टिसिपेट करेगी? 1s2 पार्टिसिपेट करेगी, उसको नहीं चलो। तो देखो 2s को देखो, ये पहला कार्बन एक्साइटेड स्टेट में और ये दूसरा कार्बन एक्साइटेड स्टेट में, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? एक यहां, इसमें भी। तो बेटा ये जो बनेगा ना, ये सिग्मा, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, पी एक्स, तो ये बना वो पाई,
और ये बना वो, तो इस केस में एक ओवरलैपिंग कम हुई ना, क्योंकि यहां दोनों में सिग्मा की पॉसिबिलिटी थी, पर सिग्मा में गया कौन, एस, एस पी नहीं गया, क्योंकि एस एस ओवरलैपिंग न्यूक्लियस के करीब भी है, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट भी ज्यादा होगा। बेटा अगर आपको कोई कहे कि आपको ये सब पढ़ने के बाद आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद जॉब मिलेगी 8,000 रुपये महीना, तो नहीं पढ़ोगे ना। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वही तो वो लोग प्रीफर करेंगे, वीक बॉन्ड क्यों प्रीफर करेंगे, समझ आया। तो इस वजह से कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए। बेटा जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब हर एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि मान लो मैं घर पे बैठा हूं आराम से लुंगी मुंगी पहन के, और मुझे पता चला आधे घंटे बाद मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो मैं लुंगी बैठे रहूंगा, मैं एक्साइटेड स्टेट में जाऊंगा। जैसे पोपटलाल को लड़की वाले देखने आते, कैसा सूट बूट छाता वाता रह के तैयार होता है। एक्साइटेड स्टेट परमानेंट नहीं होता, सुन लो मेरे बच्चों, एक्साइटेड स्टेट परमानेंट नहीं होता। एक और एग्जांपल, अगर आपको पापा मम्मी ने कहा कि ये लॉन्ग वीकेंड है हम घूमने जाएंगे, तो जैसे जैसे वो घूमने वाला दिन नजदीक आएगा ना, आपको एक्साइटमेंट रहेगी कि कल घूमने जाना है, बट वो एक्साइटमेंट स्टेट 2 दिन के लिए है, वापिस तो घर आना ही है। तो परमानेंट स्टेट इज ग्राउंड स्टेट। बट जब भी कोई मोलेक्यूल का सेंट्रल एटम बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में कहा था, इसको पता ही नहीं ये है, इसको पता ही नहीं ये है, दोनों मस्ती में जा रहे हैं, जैसे एक दूसरे को देखा नैन मटक्का हुआ। हाँ, तो यही एक्साइटेड स्टेट है, थोड़ी देर के लिए। अगर बॉन्ड बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो निकल जाएंगे। तो ये बॉन्ड बनने वाली प्रोसीजर है, तो बॉन्ड बनने के लिए एक्साइटेड स्टेट होगा, ठीक है। क्या एक्साइटेड स्टेट परमानेंट होता है, टेम्पररी फॉर्मेशन के लिए होता है। एक बार बॉन्ड बन गया, वो अपनी फिलहाल जिस स्टेट में है उससे हायर स्टेट में चला जाएगा। क्या मैं ठीक से समझा पाया, पक्का। तो क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाँ। क्या कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, नहीं, क्योंकि उसमें एक्सियल ओवरलैपिंग में आइदर और वाली कंडीशन आ जाएगी। चल एक और जवाब बता। भाई नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता ही है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, लास्ट में हमने यही डिस्कस किया था, O2 मोलेक्यूल N2 मोलेक्यूल। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है, अब वो 3 बॉन्ड नहीं बनाता, P3 नहीं होता, तो वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, अपने ही जैसे 4 मोलिक्यूल, नेचर में देखना वो P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4, जबकि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो भाई P2 क्यों नहीं होता, N2 है। देखो कितने सारे सवाल हैं, तो सब में नहीं जाना है ना, जितना डिटेल में जाओगे उतनी संभावना बढ़ती जाएगी पागल होने की। और वैसे भी आगरा में बेटा ना, अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले थी, अब तो आगरा में भी एडमिशन नहीं मिलता, उसके लिए भी एंट्रेंस देनी पड़े। पागलों के बीच में पता है आपको एंट्रेंस टेस्ट होती है, हाँ। आगरा है ना बहुत बड़ा पागल खाना, सुना है आपने, इंडिया का सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ है, आगरा में। आगरा में ही क्यों, क्योंकि खिड़की से ताजमहल दिखता रहे। अब वहां भी जगह नहीं है, वहां भी एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़े, आपको प्रूव करना पड़े कि मैं सबसे बड़ा पागल हूं। हालांकि आपका तो हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है बेटा, एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का 1s2, अच्छा तो ये सभी पार्टिसिपेट। अगर मैं 3s2 लिखूं और 3p3 लिखूं, अच्छा बेटा ध्यान रखना फॉस्फोरस में 3d 0 है, बट वो फिलहाल काम नहीं आएगा। एक मिनट, चलो 1 2, अच्छा अब देखो बेटा, यहां जो पाई बॉन्ड बनेगा ये तो सिग्मा ही बनना है, था चिंता नहीं करो, टीवाई जवाब बराबर। ये पहला होगा वो सिग्मा होगा, मेंशन नहीं कर रहा हूं। इसकी कौन सी ऑर्बिटल थी बेटा, ये इसकी, मतलब बेटा जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 3p पाई 3p पाई बनेगा,
जबकि नाइट्रोजन में जो बनता था वो 2p पाई बनता था। जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, वीक होता जाएगा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग कौन है भाई? पाई बॉन्ड में भी अगर आप सेंटर से दूर हो तो और वीक है, तो वो वीक बॉन्ड बनाएगा ही क्यों? इससे अच्छा वो अपने जैसे 3 और भिखारी से मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना ले, P4, जो ज्यादा स्टेबल कंडीशन है। जो कह रहा हूं समझ रहे हैं आप? अच्छा, SS, SP, PP, PD, DD। तो SS तो स्ट्रॉन्ग है ही। PP में जो एक्सेल बनेगा सिग्मा, वो भी स्ट्रॉन्ग। बट P में अगर पाई बॉन्ड है तो सिग्मा से वीक। उसमें भी अगर बेटा 2p है और 3p है, तो 3 मतलब बेटा थर्ड शेल, न्यूक्लियस से दूसरा शेल दूर है कि तीसरा, तो वो कम स्टेबल बनेगा। नाइट्रोजन में कौन सा बना था? तो दूसरे शेल में है। ऑक्सीजन में भी फॉस्फोरस में बेटा तीसरा आ जाएगा। तो फॉस्फोरस को अगर ऐसा पता चले कि मैं जो बॉन्ड बनाने जा रहा हूं वो बनेगा भी तो भी वीक बनेगा, तो फिर वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो फिर वो क्या करेगा? वो P4 स्टेट में जाएगा, 4 फॉस्फोरस को मिला लेगा अपने साथ। ऐसा बेटा दूसरा एक होता है S8। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, बट सल्फर नेचर में एसिड फॉर्म में स्टेबल होता है। तो इन सारी चीजों का जवाब बेटा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देगा। तो क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है? हाँ। अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सियल ओवरलैपिंग में आइदर और कंडीशन हो जाएगी। दूसरा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है? हाँ। फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना? क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस में जो पाई बॉन्ड बनता है वो 3p पाई बनता है, जो नाइट्रोजन के 2p पाई बॉन्ड से वीकर बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड नहीं बनता। तो फिर फॉस्फोरस स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? P4 बनाएगा। ठीक है, समझ आया? तो लास्ट क्लास से जहां से खत्म किया था वहां से लिखना शुरू करो पहले। तो सवाल के फॉर्म में लिखो ऐसे: O2 is possible, N2 is possible, C2 is not possible. O2, N2 is possible, C2 is not possible. अच्छा, तो फिर थोड़ी जगह छोड़ दो, ये एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा अभी। ठीक है, कितना पेज लगेगा? आधा। फिर अगला सवाल लिखो: N triple bond N is possible, N triple bond N is possible, but P triple bond P is not possible. तो उसमें बेटा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो: इन N2 type of pi bond is 2p pi. In N2 type of pi bond is 2p pi. ऐसे लिखना है, मैंने लिखा है इधर देखो, 2p pi। ऑक्सीजन में बेटा यही पाई बॉन्ड बनेगा, है ना? बट इन फॉस्फोरस type of pi bond is but in phosphorus type of pi bond is 3p pi, which is weaker than 2p pi. Hence phosphorus prefer to make
सिग्मा बॉन्ड टू अदर p एलिमेंट, p एटम जो लिखना हो, and exist in P4 state, तो बेटा ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 मोलिक्यूल while phosphorus is exist as P4, एक्सप्लेन। तो उसमें ये पाई बॉन्ड वाला रीजन लिख लेना, ठीक है। एक बार मैं फिर से वो बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना चाहूंगा आपको, एस एस, एस पी, पी पी, पी डी, डी डी। अब बेटा इसमें आगे नंबर लिखा उस हिसाब से चेक करना। जैसे अगर ऐसे लिखा हो 1s 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 2s 2s 2s, बताओ बॉन्ड ऑर्डर का, आई एम सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाँ ये सबसे ज्यादा। तो बेटा ये कर पाओगे आप ऐसे, जैसे जैसे आप बेटा सेंटर से दूर जाओगे वैसे वैसे बॉन्ड वीक होता जाएगा। इसका एक्चुअल रीजन बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है। साइज बढ़ने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और साइज का इनवर्स रिलेशन है। बट फिर वो बेटा मुझे आपको वो साइंस से समझाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, अगर साइज बड़ी है तो कम हो जाएगी। यहां कॉमन एरिया में कितने डॉट आए, यहां ज्यादा आएंगे। जितनी साइज छोटी रहेगी ना बेटा, इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतने कम एरिया में रहेगी। ज्यादा डिटेल रहना तो फिलहाल के लिए इतना समझो, जितनी साइज बढ़ेगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। जरूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर सवाल करेंगे तब बताऊंगा, अभी ये रहने दो। इतना समझ गए आप? अच्छा, इसके आगे नंबर लिखा होगा तो कर पाओगे। सिमिलरली सेम चीज पाई बॉन्ड में भी होगी, 2p पाई 3p पाई 3p पाई 3p पाई, तो 2p पाई वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े। मोटो वाले बेटा अपना एमा तो एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब कई ऑर्बिटल आवશે 8 7s 6p, સોરી સાઈઝ મોટી બને ને, એટલે બેટા એ સાઈઝ પિકોમીટરમાં જ હોય, કિલોમીટરમાં તો ના જ હોય। એ તને લાગે મોટું, આ બધું બેટા પિકોમીટરમાં જ ખેલ છે આખો। 1s અને 2 એટલે 1 અને 2 શેલની વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે રેડિયસનો એ પિકોમીટરમાં આવે। એટલે તને અત્યારે એવું લાગે કે આટલું મોટું, પણ છે નહીં। હવે એમાં ઇનર ઓર્બિટલ તો પાર્ટ કરવાની નથી, તો જે બહારની ઓર્બિટલ રહી એને તમારે ઓવરલેપિંગમાં કાઉન્ટ કરવું પડશે। તો એના એટોમિક નંબર જ એવા છે, એમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન જ એટલા બધા છે, તો પછી આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટલ પાર્ટ લેશે। डन। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन। टेक्स्ट बुक थी जो बेटा उसमें लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज गिवन बाय पाउलिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज गिवन बाय पाउलिंग। Unlike pure orbitals, unlike pure orbitals, the hybrid orbitals are used. Unlike pure orbitals, the hybrid orbitals are used in bond formation. In bond formation, the phenomenon is known as hybridization. The phenomenon is known as hybridization. Some important features, ऐसा करके हेडिंग लगाओ। Some important features
नंबर 1, number of hybrid orbitals, number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals. Number of hybrid orbitals is equal to the number of the atomic orbitals that get hybridized, मतलब बेटा जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल होगी उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी 2 बनेगी। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 3, 4 है तो 4। नंबर 2, the hybridized orbitals are always equivalent in energy, and shape. इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर px और px के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बनेगी उसकी एनर्जी px के बराबर ही होगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, और ना कि उसका शेप चेंज होगा। अगर px डम्बेल है तो उससे जो बनने वाली हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो स्फीयर नहीं हो जाएगी, उसकी एनर्जी और उसका शेप इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक। नंबर 3, the hybrid orbitals are more effective, in forming stable bonds, than pure atomic orbitals, Number 4, these hybrid orbitals are directed in space in some specific direction, to minimize repulsion between electron pairs, hence hybridization indicates geometry of the molecule. आगे एक लाइन छोड़ के स्टार करके लिखो। कंडीशन, हाइब्रिडाइजेशन की क्या क्या कंडीशन होगी। नंबर 1, the orbital present in the valence shell, are hybridized। मतलब बेटा यहां हम इनर शेल की बात नहीं करेंगे, सीधी बात है। The orbitals present in the valence shell are hybridized. Number 2, the orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy,
ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, मतलब बेटा जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रही है उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, मतलब 2p के साथ 4p का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, है ना। नंबर 3, promotion of electron, promotion of electron is not essential condition, is not essential condition prior to hybridization, prior to hybridization. Number 4, it is not necessary that it is not necessary that only half filled orbitals, only half filled orbitals participating in hybridization, in hybridization, in some cases, in some cases even filled orbitals, even filled orbitals are also take part in hybridization, are also take part in hybridization. तो यहां तक बेटा बेसिकली बात यह है कि हम जो ओवरलैपिंग करते थे ना ऑर्बिटल्स का, अब उस ओवरलैपिंग एरिया को ही हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इन अदर वर्ड उस एरिया को ही हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल देखो, ये px है, ये भी px है, इन दोनों का ओवरलैपिंग कैसे होगा? सही है बेटा। तो अब ये ओवरलैपिंग एरिया जो है ना उसको एनलार्ज करके दिखाएंगे। कैसे? और जो एरिया ओवरलैप नहीं हुआ उसको छोटा करके दिखाएंगे। जहां एनलार्ज दिखे ना बेटा, आपको टेक्स्ट बुक में ये सारी फिगर है, जो एरिया एनलार्ज हुआ है उसे हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी उतनी ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगी। उन लोगों की एनर्जी सेम होनी चाहिए, उनका शेप सेम होना चाहिए। मतलब ये 2px है तो ये 2px होगा, इस एटम का 2px और दूसरे एटम का 4px पॉसिबल नहीं होगा। इसका शेप डम्बेल है तो ये भी डम्बेल रहेगा। और यहां देखना टेक्स्ट बुक में साइन कन्वेंशन भी है, मतलब यहां लिखा होगा प्लस प्लस, यहां माइनस माइनस, इसका मीनिंग मैंने समझाया हुआ है। दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम हो तो साइन से फर्क नहीं पड़ता, चाहे पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो नेगेटिव ओवरलैपिंग हो। तो हम बेटा यहां साइन यूज नहीं करेंगे। मैं जो भी एग्जांपल दूंगा आगे उसमें प्लस माइनस नहीं लिखा होगा। अगर माइनस लिखा है मतलब इलेक्ट्रॉन वहां है, प्लस लिखा है मतलब उसके ऑपोजिट साइड होगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन से हमें मोलिक्यूल की जियोमेट्री पता चलेगी, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होती है कि उनके बीच का रिपल्जन मिनिमाइज हो जाए। उनके बीच का रिपल्जन कैसा हो जाए? एकदम प्यारे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल है BeCl2। ओके, सेंट्रल एटम कौन है भाई? एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही है।
भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मतलब उसमें एस एन पी ऑर्बिटल होगी। अब एक्साइटेड स्टेट में देखो, तो बेटा एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s का नहीं 2s, 2 से 2 जाएंगे, 3 से 3 जाएंगे, 1 से 2 के लिए तो रहने भी चाहिए, तो वो रहने दो, 2s1 2p1। ओके, तो बेटा s ऑर्बिटल के लिए कितने बॉक्स, p के लिए, तो ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा ना, वैलेंस शेल लिखा हमने, तो s में एक इलेक्ट्रॉन है और p में एक इलेक्ट्रॉन। अब बेटा क्लोरीन एटॉमिक नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, बराबर है ना। ऐसे कितने क्लोरीन है बेटा, 2। तब क्लोरीन में देख पा रहे हो कि लास्ट शेल जो आ रहा है कौन सा आ रहा है, तो उसका 3p क्या मैं ऐसे मेंशन करूं, 1 2 3 4 5, सही है। दूसरे क्लोरीन का 1 2 3 4 5, तो बेरिलियम का पहला बॉन्ड इस क्लोरीन से सिग्मा, बेरिलियम का दूसरा बॉन्ड बट इस क्लोरीन से पहली बार, तो वो भी सिग्मा, तो BeCl2 में 2 सिग्मा बॉन्ड है, पहला बनेगा सिग्मा होगा, बाकी सारे पाई होंगे। तो सेंट्रल एटम भले दूसरी बार बॉन्ड बना रहा हो बट क्लोरीन के साथ तो वो पहली बार है ना। फिर से देखो, इसकी एक ही वैलेंसी खाली थी, तो ये 2s और p का ओवरलैपिंग है, मतलब ये sp ओवरलैपिंग हुआ, क्या हुआ, और ये pp हुआ, इसका भी p ऑर्बिटल और दूसरे क्लोरीन का भी p ऑर्बिटल। तो ये बेरिलियम का पहला बॉन्ड पहले क्लोरीन के साथ सिग्मा, ये बेरिलियम का दूसरा बॉन्ड बट क्लोरीन दूसरे के साथ पहली बार, तो पहली बार बनेगा वो सिग्मा ही बनेगा, उसके बाद पाई बनेंगे, मतलब BeCl2 बेटा ऐसा है, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां। बेटा ये तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी पता कर लेते थे, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, पर यहां से जियोमेट्री पता चली, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम कितनी दूर जा सकती है, तो बोले 180 डिग्री, और ये शेप जो आया वो लीनियर आया, देखो समझे। अच्छा ये है s ऑर्बिटल, और p कितनी है यहां, उसमें से यूज कितनी हुई, बेटा इसे कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, उसकी जियोमेट्री कैसी, लीनियर, उसमें बॉन्ड एंगल कैसा, बेटा 2 ऑर्बिटल हो वो स्पेस में एक दूसरे से एग्जैक्ट कितनी दूरी पर हो सकती है, तो 180 पर। अच्छा आप अगर ऐसे करो तो एग्जैक्ट ऑपोजिट 180 आएगा ना, और नीचे ले जाओगे तो फिर एंगल और कम होता जाएगा। तो बेटा बॉन्ड पेयर होता है ना इलेक्ट्रॉन का, क्या इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, हाँ इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाली बॉन्ड पेयर इतनी दूर रहेगी ताकि उनके बीच का रिपल्जन मिनिमाइज रहे, तो जितना पॉसिबल हो उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल को दूर बनाओ। अगर आपको ये भी टफ लग रहा है ना, तो टेक्स्ट बुक देख के तो आप ढेर ही हो जाओगे, तो यहां अटेंशन दो, मैं यहां आपको एंटरटेन करने आता हूं। आपको क्या चाहिए, केमिस्ट्री के क्लास में मजे आने चाहिए, पढ़ाई भाड़ में गई सर, मजा आना चाहिए, तो तेरे ये 1.5 साल के मजे रिजल्ट में तुझे बर्बाद करेंगे। तो यहां ध्यान दो, मैं देख रहा हूं कुछ भी अलग अलग सोच रहे हैं बच्चे पीछे बैठ के, क्या चल रहा है ये सब। एग्जाम में आएगा ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन sp हाइब्रिडाइजेशन, और घर जाके पढ़ते नहीं हो आप। तो इसमें बेटा ऐसे दिखाया होगा बेरिलियम, हमें ऑर्बिटल ड्रॉ नहीं करने हैं, डोंट वरी। तो ये लीनियर शेप बनेगा, हाँ ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसे बड़ा करके दिखाएंगे, तो ये एक दूसरे से कितने 180 पर, और शेप लीनियर। अभी ये पहला एग्जांपल है, 6 7 8 एग्जांपल दूंगा फिर भी नहीं समझ आया तो फिर क्या करे बेटा, मैं आर्यभट्ट तो हूं नहीं, ना ही आइंस्टाइन हूं, फिर तो आपको भगवान विष्णु आके भी समझाए। अच्छा एम्स हॉस्पिटल है ना दिल्ली, बहुत प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल माना जाता है कि नहीं, तो एक आदमी पहुंचा उधर, 40 45 साल का होगा,
बोले डॉक्टर गजब बीमारी है। बोले कैसी? बोले यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ 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 हर जगह दर्द हो रहा है। तो लेटा दिया उसको, हमारे हमारे सब कर दिया, खोपड़ी ओपड़ी खोल दी सब, कुछ पता नहीं चला। फिर वो झाड़ के नीचे एक बंगाली बाबा बैठे थे, उसको पूछा, बोले सब जगह दर्द है। बोले उंगली में दर्द है। तू बेटा इधर टच करेगा ना तो फिर दर्द करेगा। तो बात ऐसी है आप लोगों की, हमको सब पढ़ाओ, हम नहीं करेंगे। तो ऐसे आपने छोटे से तक सुना होगा ना, सामने वाले पर एक उंगली अपनी तरफ, चार कैसे ऐसे? अच्छा, इसको आप उंगली कहते हो? ठीक है चलो कोई नहीं मतलब एलकेजी में उनको ऐसा पढ़ाया होगा कि ये थंब नहीं, ये उंगली होता है, हो सकता है ना, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो बस सर, हाँ ऐसे ऐसे मजा एंटरटेन करो सर, हमें एकदम सीरियस मोड में क्लास चलती रहेगी, हमें नहीं मजा आएगा। बीच बीच में ऐसे कुछ, भले 10 मिनट कम पढ़ेंगे, ऐसी जनरेशन है ये। 10 मिनट सर कंटेंट कम डिलीवर होगा, इट्स ओके। आप सोच के आए हो ना कि सर एसपी SP2 SP3 तो पढ़ा नहीं है, SP3 नहीं पढ़ेंगे हम। 10 मिनट बातें करो, हंसाओ, मुस्कुराओ, शेरो शायरी करो, हो सके तो डांस करो। आओ कभी हवेली पे। बेटा थोड़ी आदत डालो, आपका ना जो अटेंशन स्पान है वो बहुत वीक है। 10-15 मिनट बाद भी आपको जगाना पड़ता है, कहीं और चले जाते हो। ये इंटरनेट की दुनिया है भाई। आप कंटिन्यूअसली 1 घंटा 15 मिनट केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, फिर 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद फिजिक्स, उसमें भी 15-20 मिनट चलेगा सब, फिर अपनी दुनिया में चले जाओगे। तो थोड़ा अटेंशन स्पान बढ़ाओ। 12th में ये सब बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि 12th में होता है बेटा KPZ, कोर्स बताओ झुंबेश। KPZ, हाँ अभी आपको लगता है 12th में 60% सिलेबस खत्म हो गया, नवंबर दिसंबर में तो कोर्स खत्म हो जाएगा पूरा। तो कहने के लिए ये 2 साल है, 1.5 साल में सब खत्म हो जाएगा भाई। 11th की ठीक है, फाइनल एग्जाम अप्रैल में है, बोर्ड की फाइनल एग्जाम कब होती है? फरवरी में। तो जैसे ही आपकी 11th की फाइनल एग्जाम शुरू होगी, वैकेशन बैक शुरू, आपकी 12th की स्कूल शुरू होगी, उससे पहले 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, 2 चैप्टर हर सब्जेक्ट के खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम से पहले 70% सिलेबस खत्म, क्योंकि जनवरी में जेई देना है, तो एटलीस्ट नवंबर में कोर्स खत्म करना करे, ताकि दिसंबर 1 महीना पूरा रिवीजन हो। तो टाइम है नहीं आपके पास ज्यादा, ठीक है, 4 महीने तो हो गए 1.5 साल के सिलेबस में से। तो पेशेंस रखो और अपना अपना अटेंशन स्पान बढ़ाओ, समझने की कोशिश करो। मेरी केमिस्ट्री ऐसा है ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में केमिस्ट्री यही है। तू किसी से भी पढ़ ले, हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ेगा ही। अब तुझे ओवरलैपिंग नहीं आता, VBT पिछले लेक्चर में तूने ठीक से ध्यान नहीं दिया, उसके पिछले लेक्चर में ध्यान नहीं दिया, तो चैप्टर खत्म होते होते सब बाउंस होने लगेगा। फिर आप क्या बोलोगे? केमिस्ट्री टफ है। तो टफ क्या है कि है? घर जाके कभी 1 घंटा दिया केमिस्ट्री को? जैसे फ्री होते हो मैथ्स, फ्री होते हो बायोलॉजी। कौन है ये महान? गजब गजब, अच्छा लगा। एक और एग्जांपल देखो बेटा, और समझने की कोशिश करो, यहां ध्यान दो। दूसरा एग्जांपल BCl3, शुरू करें? बोलो BCl3 में सेंट्रल एटम कौन? अब बेटा किसी को अगर बोरॉन का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम और बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मालूम, तो फिर बेटा जय अंबे करो, आगे बढ़ो। 1s2 2s2 2p, अच्छा इसे कहते हैं एक्साइटेशन या एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट को मेंशन करने के लिए ऊपर स्टार किया जाता है, दैट इज इक्वल टू, बोलो ठीक है बेटा। अच्छा टेक्स्ट बुक में वर्ड ऐसे लिखा होगा, 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज प्रमोटेड टू 2p। प्रमोटेड शब्द यहां भी आया कंडीशन में कि प्रमोशन हो, ये कंपलसरी नहीं है,
बट सेट करने के लिए प्रमोशन होगा नहीं होगा ऐसा एग्जांपल भी देखेंगे। अब मुझे बताओ क्या 2p क्या था ये 2, हाँ बेटा इनर शेल तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो 2s के लिए कितने बॉक्स, एक, 2p के लिए 3, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन और यहां p में, अच्छा क्लोरीन कितने बेटा आपके पास, तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी लिखी थी, ये पहला क्लोरीन 1 2 3 4 5, ध्यान रखना ये क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल है। ये दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5, ये 3p है, और ये तीसरा क्लोरीन ये तीसरे क्लोरीन का 3p। बोलो यहां तक कोई परेशानी है भाई? मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और बोरोन का ये इनर वाला शेल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन s से शिफ्ट होकर कहां चला गया, p में। इसे कहते हैं प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक्साइटेड स्टेट। अब भी मैंने समझाया बेटा एक्साइटेड स्टेट परमानेंट नहीं होता। एक्साइटमेंट जो आप फील करते हो ना, जैसे 3 बजे की क्लास है तो 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आपकी एक्साइटेड स्टेट होगी। 2:30 बजे आप तैयार होना शुरू करते हो, आपकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट से थोड़ी ऊपर उठेगी, 3 बजे यहां आके फिर सेटल हो जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि 3 बजे आ गए सीधा यही प्रकट हो गए, वहां से यहां आने के लिए एनर्जी चेंज, वो समझ रहे हो आप? तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब टेम्पररी है, बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा तब सेंट्रल एटम एक्साइटेड स्टेट में आएगा। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल, बोरॉन का पहला बॉन्ड, क्लोरीन भी पहला, तो ये सिग्मा। बोरॉन का दूसरा बॉन्ड बट दूसरे क्लोरीन का पहला, बोरॉन का तीसरा बॉन्ड बट तीसरे क्लोरीन का पहला। तो सेंट्रल एटम ने भले ही 3 बॉन्ड बनाए हो बट वो तीनों अलग अलग क्लोरीन के साथ है, इसलिए सब सिग्मा है। जबकि वो ऑक्सीजन में क्या था, ऑक्सीजन ने पहली बार ऑक्सीजन के साथ बनाया वो सिग्मा, दूसरी बार इसी के साथ बनाया तब पाई। नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ पहली बार बनाया वो, दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया वो भी पाई। तो एक ही एलिमेंट का दूसरे उसी के जैसे एलिमेंट के साथ पहली बार सिग्मा बनता है, बाकी सब पाई बनते हैं। अलग अलग तो बन सकता है ना, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में चौबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्वाड्रपॉल, पर वो 4 अलग अलग के साथ तो चारों सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। अच्छा तो बताइए कितने बॉन्ड बने, तीनों कौन से, अच्छा इसकी टाइप क्या है, देखो इसमें से जो पहला सिग्मा बॉन्ड है ये 2s और 3p का है ना, तो एक सिग्मा जो है वो है 2s 3p, और बाकी जो 2 सिग्मा है वो है 2p 3p। समझ आया भाई? तो ऐसे में बॉन्ड कौन सा है वो भी बताना पड़ेगा अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो। विच टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट इन BCl3? So there are 3 sigma bond in BCl3. One is 2s3p, other is 2p3p. समझ रहे हो ना? ये इसकी कौन सी ऑर्बिटल थी बेटा, और क्लोरीन की, अच्छा ये बोरॉन की कौन सी, क्लोरीन की, हाँ तो 2p3p। अच्छा ये बोरॉन की 2p और क्लोरीन की, तो एक सिग्मा 2s3p, बाकी के 2 सिग्मा 2p3p। ठीक है, हाँ जी, हाँ ये जो ऑर्बिट बेटा वो ओवरलैपिंग ही है, यहाँ 2p और 3p एनर्जी सेम होनी चाहिए, नहीं नियर अबाउट सेम होनी चाहिए। 2p 3p और 2p 4p में भी बनेगा बट 2p 3p स्टेबल। हाइब्रिडेशन और बेटा इसका 2p इसका 3p, तो ये भी पैरेलल हो सकता है, साइडवेज ऐसे भी हो सकता है, एक्सियल भी हो सकता है ना। अच्छा सभी कैसे बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा। अब देखो यहां बोरॉन ने कौन सी ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट किया, ये कौन सी है, ये, तो बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया। और एक मजेदार बात सुनो, हाइब्रिडाइजेशन पूरे मोलेक्यूल का नहीं होता, सेंट्रल एटम का होता है।
BeCl2 में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp है, BCl3 में, क्योंकि हम देखो यही काउंट करते हैं ना, ये वाला तो नहीं दिखा है ना, तो जो साइड वाले एटम है उसकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट बिल्कुल करेगी, बट हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम से तय होता है। अब मुझे सोच के बताओ, ऑर्बिटल 3 है, ऑर्बिटल कितनी है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे अरेंज करेंगे ताकि उनके बीच का रिपल्सन मिनिमाइज हो। 120 120 120 120 तो 360 होगा बेटा। तो BCl3 का जो शेप आएगा वो ऐसा आएगा, देखो बॉन्ड एंगल, और इस शेप को क्या हम ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं। देखो ये प्लेन है पूरा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120, शेप ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये सब हमें याद रखना है, sp sp2 sp3, जियोमेट्री कौन सी, बॉन्ड एंगल कौन सा। sp में क्या था देख लो, और शेप क्या था, लीनियर, वैसे sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा समझ पा रहे हैं आप, जितने क्वेश्चन में बोलूं वो तैयार करके जाना, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बट समझने की कोशिश जरूर करो, ठीक है। सिर्फ मार्क्स लाने हैं ना आपको, तो बोर्ड एग्जाम के अगले दिन आ जाना, मैं आपको बता दूंगा, उतना तैयार कर लेना, 70 मार्क्स तो वैसे ही आ जाएंगे। तो 70 मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, 70 से अबव जाने के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे बेटा जिसको बोर्ड के अगले दिन में पेपर दे दूं तो भी फेल हो, हाँ। CH4 नाम बोलो, सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 1s2 2h2 2p2, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट, बेटा यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां प्रमोट किया, चलो एस के लिए कितने बॉक्स, पी के लिए तो 1 2 3 4। अब बेटा हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 4, हाइड्रोजन 1, तो बेटा हाइड्रोजन में तो 1s1 ही होता है, ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। ये सभी कौन सी ऑर्बिटल है भाई, 1s। चलो ध्यान से देखो, चलो फिर से देखो बेटा, यहां तक तो हम चैप्टर तुम्हें पढ़ ही चुके हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बॉक्स बनाओ, ये एक्साइटेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो। एक्साइटेशन में बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा। चलो तो ध्यान रखना ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये कार्बन का पहला बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ पहली बार, ये कार्बन का दूसरा बट हाइड्रोजन के साथ पहला, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने। अच्छा, तो बेटा यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, देखो ये एक S और तीनों P यूज हो गई। अच्छा, कितने सिग्मा बॉन्ड बने, जिसमें से एक सिग्मा जो है वो है SS, कार्बन का 2s हाइड्रोजन का 1s, बाकी के जो 3 सिग्मा है वो है 2p 1s, तो ये स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है बेटा, नहीं ऐसा नहीं, 3D में सोचना है, देखना इसमें जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 109.28 मिनट, और इस शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल। फिर से बेटा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, मीथेन में बॉन्ड कितने, 4 सिग्मा, इसमें से एक सिग्मा कैसा और बाकी के 3 सिग्मा, चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3D में कैसे एडजस्ट होगी, 109.28 एंगल पर। इस शेप को क्या कहते हैं,
टेट्राहेड्रल। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे 4 पेन चाहिए, 2-3 तो हो गई। अब बेटा देखो ऐसा है कि हाथ मेरे पास 2 है, अब क्या करें, 2 ही है। देखो एक्चुअल में टेट्राहेड्रल शेप ऐसा होता है, देख रहे हो, यहाँ सेंटर में है वो कार्बन है, ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा अब इसे टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं, इन तीनों को आप टच करवाओ तो एक प्लेन बनेगा, इन तीनों को, ये 3 और चौथा ये 3, 4 प्लेन हेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अच्छा और ये जो एंगल आएगा वो 10928, ये भी कुछ ही शेप ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ ही, जिसमें से एक ये है। टेट्राहेड्रल शेप की खास बात यह है कि आप इसको कहीं से भी देखोगे ना ये टेट्राहेड्रल ही लगेगा। अभी ये पेन ऊपर है, अब तू इसको ऊपर कर ले, अच्छा इसको ऊपर कर ले, मेरे 2 ही हाथ है ना, मैंने बताया था ऐसे होगा। अच्छा इसको ऊपर कर ले, कोई भी ऊपर कर ले, तुझे टेट्राहेड्रल सभी जगह से टेट्राहेड्रल ही दिखेगा, है कि नहीं। जबकि स्फीयर को आप 2D में देखो तो सर्कल दिखेगा। अच्छा ऐसे रेक्टेंगुलर को आप ऐसे साइड वेज से देखो तो अलग दिखेगा, और पैरेलल देखो तो खाली सिर्फ लाइन दिखेगी। जबकि इसमें ऐसा नहीं, तू इधर से देख, इधर से देख, इधर से देख, तो जियोमेट्री ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो जाती है ना। इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विस्तार में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो जहां जहां कार्बन sp3 होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब में ऐसा शेप बनेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 3D में समझना होगा, जिसे स्टीरियो केमिस्ट्री कहेंगे बाद में। तो टेट्राहेड्रल देख लो 2 साल में, अब मैं दूसरी बार नहीं बताऊंगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल आते ही आपको ये शेप समझना है। अगली थियरी जो है ना VACPR, उसमें सारे शेप हमें डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल समझ में आया बेटा टेट्राहेड्रल। अच्छा तो अब तक हम 3 हाइब्रिडाइजेशन समझे। अब तक बेटा 3 हाइब्रिडाइजेशन हुए, कौन कौन से, एक हुआ sp2, sp3। अच्छा एग्जांपल इसमें कौन सा लिया, BCl2, BCl3, CH4। यहां बेटा बॉन्ड एंगल कितना आया, बराबर। इसका शेप ठीक है। तो एकदम बेसिक से हमने शुरू किया है अभी तो, है ना बेटा। ये VBT में ही है सब, है ना। ये VBT का दूसरा लेक्चर चल रहा है जो पाउलिंग ने डेवलप किया था। तो ये सब पाउलिंग के डेवलपमेंट्स है। VBT में जहां आपने ओवरलैपिंग किया, जो ओवरलैपिंग को ही हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं, क्या कहते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं जिसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आएगा, देखना। आल्कीन का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, आल्कीन, आल्केन का CnH2n प्लस 2, आल्किन CnH2n, आल्काइन, आल्काइन का -2 होगा, ये तो बेटा C2H, बराबर। अच्छा अब ध्यान से देखना, कार्बन 1, एक्साइटेड स्टेट लिखूं सीधा चलेगा, 1s2, 2s1, 2p3। अच्छा तो ये कार्बन 1 का s ऑर्बिटल, ये कार्बन 1 का p ऑर्बिटल। सिमिलरली ये कार्बन 2 का s ऑर्बिटल और ये कार्बन 2 का p ऑर्बिटल।
ठीक है, 2s2p। बड़ा ध्यान से देखना है, यहां कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, तो ये जो पहला बॉन्ड बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, वो सिग्मा। ठीक है, बोलो। तो बेटा ये 2s2s मतलब एस ओवरलैपिंग हुई। ये कार्बन का उसी जैसे दूसरे कार्बन के साथ दूसरी बार बॉन्ड हुआ, तो ये हुआ पाई। अब समझे, कार्बन कार्बन पहला, कार्बन कार्बन। अब यहां 4 वैलेंसी खाली और 4 हाइड्रोजन है, तो बेटा ये आ जाएगा हाइड्रोजन का 1s1, हाइड्रोजन का 1s1, यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन, तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। समझा? अरे बोलना यार। इसका मतलब ये होता है, और ये 120 आएगा बेटा, है ना। सिग्मा बॉन्ड कितने बने देखो तो, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड। कौन कौन से? तो पहला सिग्मा जो है वो है कार्बन कार्बन के बीच में, जो कि है 2s2s। ठीक है भाई। और बाकी के 4 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के, जो कि है 2p1s। बोलो कोई परेशानी? देख लो, ये कार्बन का 2s, ये कार्बन का 2s, ये तो पाई है। ये कार्बन का 2p बट हाइड्रोजन का 1s, 2p1s, 2p1s। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे कार्बन हाइड्रोजन के 2p1s। एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन का 2s2s जो सबसे स्ट्रांग होगा। और बेटा एक पाई बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में, और वो है ये p वाला, तो बेटा उसे कहते हैं 2p पाई 2p पाई। सही है। जैसे यहां सिग्मा नहीं लिखते ना नीचे, 2ps सिग्मा 2ps सिग्मा ऐसा नहीं लिखते, वो समझ जाने का। बट जहां पाई बॉन्ड आ जाए उसमें नीचे पाई बॉन्ड लिखेंगे। अरे यार, पक्का? अच्छा अब बता हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? pi bond does not take part in hybridization। ठीक है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, लिख लो। बेटा ये भूलना मत, ये S और ये 2p, ये पाई बॉन्ड वाला हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा अगर मैं एक एग्जांपल खुद को आप ट्राई करो तो कर पाओगे? चलो ट्राई करो। C2H4 में बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? हाँ 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 भाई, बस आप लोग वेट करो कि कब टीचर भूल करे, तलवार लेके खड़े रहते हैं ऐसे। C2H2, गजब। ठीक है, तो अब घर जाओगे क्या? कौन सा सिग्मा बॉन्ड है कौन सा पाई बॉन्ड है वो बताओ चलो। हाँ तो अब तो करना पड़ेगा ना। कौन सा? हाँ चलो, कौन सा सिग्मा कौन सा पाई? एक ही सिग्मा बनेगा। सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 सिग्मा 2 पाई। तीनों सिग्मा सब एक ही है कि अलग अलग है? हाँ तो वो बताओ, ऑर्बिटल के साथ बताओ। ऐसे ऐसे 1s 2s, और पाई बॉन्ड है वो कौन सा है? 2p पाई 3p पाई।
सही है बेटा, है कि नहीं? क्योंकि अब इसमें हाइड्रोजन और कम हो गए तो वो एक और पाई बॉन्ड बना सकता। तो ये आएगा H C ट्रिपल बॉन्ड C H। बता बॉन्ड एंगल 180, लीनियर वो ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? तो sp2 में शेप क्या है? sp है। तो sp में हमने दो एग्जांपल देखे ना, BeCl2 एंड C2 नहीं, हाँ, और sp2 में तो अब मैंने वहां पर नहीं लिखा था शेप, बट टेबल में लिखा हुआ है सब। जहां जहां sp आएगा एग्जांपल कोई भी हो, बॉन्ड एंगल, शेप, जहां जहां sp2 आए एग्जांपल कोई भी हो, बॉन्ड एंगल, शेप, जहां जहां sp3 हो एग्जांपल कोई भी हो, शेप। अगले क्लास में मैं इसको गलत बोलूंगा, अभी तो कर लो। चलो चलो बेटा, जैसे जैसे एक एक थ्योरी गलत होती जाएगी वैसे वैसे नए नए अपडेट आते जाएंगे ना। जैसे आज से 5 साल पहले जो ईवी कार आई थी, वो यहां से एसजीआईवे से वापिस आओ खत्म हो जाती थी बैटरी। अब हमने एडवांसमेंट किया ना उसमें, तो वीबीटी बेटा 1927 की बात है, तो अब तक वही चल रहा होगा क्या? अच्छा, 98 साल पहले की थियरी पढ़ रहे हो आप और आपको टफ लग रहा है, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ना। जैसे जैसे आप आगे केमिस्ट्री में जाओगे, 11th 12th कॉलेज लेवल पे, तब आप मॉडर्न चीजें पढ़ोगे ना। तो वैसे आप 8th में और 9th में जो एसिड की डेफिनेशन पढ़ के आए थे वो तो बिल्कुल बकवास है, तो भी पढ़ा कि नहीं? और वहां से यहां आने में केमिस्ट्री में कितना डिफरेंस देख पा रहे हो आप? वैसे कॉलेज में धीरे धीरे बेटा एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे, सीधा थोड़ी पीएचडी कर लेंगे। बेटा जैसे पैदा हुए थे आईटी की तैयारी कर रहे थे कि पहले एलकेजी, सीनियर केजी, नर्सरी वो सब पढ़ के यहां तक आए हो? पैदा होते ही आईआईटी, गजब। अच्छा, ऐसा करने वाला आईआईटी में नहीं जाता, फिर वो सारे लोग क्रॉसिंग के पास मिलेंगे आपको दिहाड़ी के लिए, रोज खड़े रहते हैं ऐसे पावड़े वावड़े लेके। चलो भाई ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? तो आज के लेक्चर में बेसिकली बेटा हमने ये देखा। देखिए अगली क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे। अब ओ मेरे भाई सुन ले, अब अगली क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल को एंटर करेंगे। अब तक के एग्जांपल समझ गए आप? देख लो, मैंने sp के दो एग्जांपल दिए, sp2 के दो, sp3 का एक दिया है फिलहाल। फिर मैं हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट निकालने का तरीका बता दूंगा। अगर आपको डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ही पता हो तो बॉन्ड एंगल तो पता कर ही लोगे। अगर मैं एग्जांपल कोई भी बोलूं और उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका दे दूं, आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया sp2 आते ही ट्राइगोनल प्लेनर 120, तो अब हम क्या करेंगे, मोलिक्यूल को देख के सीधा हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। टेक्स्ट बुक में बेटा हर जगह पर ऐसे ऐसे ऑर्बिटल डायग्राम होंगे, देखना है ये बड़ा है। ये BCl3 ड्रॉ किया मैंने,
क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट है उसको एनलार्ज करके दिखाते हैं, तो वहां हमें ये सब ड्रॉ नहीं करना। आपको पूछे BCl3 तो ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे ड्रॉ कर देना। फिर डिपेंड करता है आप कौन सी स्कूल में, वो मार्क्स देंगे कि नहीं देंगे, वो देंगे कि नहीं देंगे मालूम नहीं, हम ऐसे लिखेंगे, भले आधा मार्क वो काट ले, उनकी मर्जी। ठीक है, ज्यादा लोड मत लो।